Hello, viewers. Welcome to English Honors classes. From today's session, we are going to start a new series on previous year questions of UGC NET Paper 2 English Literature. For your convenience, we have divided or segregated the questions unit wise. तो जो भी 10 units है पिछले 5 शिफ्ट के क्वेश्चंस को that is if you are going to appear in June 2026, तो जो दिसंबर 2025 में क्वेश्चन आए, फिर जून 2025 में जो क्वेश्चन आए, उसके पहले जो दिसंबर 2024 में क्वेश्चंस आए थे, फिर उसके पहले अगस्त में एग्जाम हुआ था, जून वाला री एग्जाम हुआ था, तो इन सारे क्वेश्चंस को हमने यूनिट वाइज सेग्रीगेट किया है। जैसे ड्रामा अलग, पोइट्री अलग, फिक्शन अलग, नॉन फिक्शन अलग, उसके बाद फिर थ्योरी, क्रिटिसिज्म, लैंग्वेज, रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश इन इंडिया। तो इन सारे यूनिट्स को हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूनिट वाइज सेग्रीगेट किया है। और आज से हम एक वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें इन पीवाइज क्यूज को मैं डिस्कस करूंगा। सिर्फ वो क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस का पार्ट बनाना चाहते हैं, so how you should approach those previous year question, what are the things that you should keep in mind, and how you can analyze those previous year question in topic wise, ये आप इस वीडियो से बहुत क्लियर हो जाएंगे। आप खुद भी अगर उस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो आफ्टर 15 डेज, आई थिंक आफ्टर 15 to 20 डेज जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, उसमें आपका स्कोर 10 to 15 मार्क्स, या आप कह सकते हैं 5 to 10 क्वेश्चन इजीली इंक्रीज कर जाएगा। इससे ज्यादा ही इंक्रीज करेगा अगर आप ये इन क्वेश्चंस की ये आप वीडियोस पूरे तरीके से देखते हैं, या फिर इस वीडियो में जो टेक्निक्स बताई जा रही हैं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज करना है, उनको अगर आप यूज करते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल। सो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हमने यूनिट वाइज सेग्रीगेट किया है। सो दिस इज यूनिट 1, दैट इज ड्रामा। और इस ड्रामा के यूनिट में टोटल 35 क्वेश्चंस है, अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस है। 5 शिफ्ट, पिछले 5 शिफ्ट के क्वेश्चंस को, यानी टोटल 500 क्वेश्चंस को हमने सेग्रीगेट किया है। 500 क्वेश्चंस में अगर आप ऑलरेडी सिलेबस से अवेयर हैं तो आपको पता ही होगा कि हर बार 10 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, 5 पोएट्री और 5 प्रोज से। तो 450 क्वेश्चन को अगर आप यूनिट वाइज सेग्रीगेट करें तो ऑलमोस्ट आप देख पाएंगे कि हर यूनिट से हर शिफ्ट में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाते हैं। तो ड्रामा से भी किसी बार 10 से 12 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, किसी शिफ्ट में 6-7 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। हमने शिफ्ट वाइज सेग्रीगेशन नहीं किया है बल्कि उन 500 क्वेश्चन को भी टॉपिक वाइज करने की कोशिश की है। जैसे अगर हम ड्रामा पे बात कर रहे हैं तो हम पहले ग्रीक ड्रामा, रोमन ड्रामा, फिर एलिजाबेथन ड्रामा, जैकोबियन रेस्टोरेशन, इस प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, ताकि सिलेबस को समझना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाए और उस तरीके से ही आप रिवाइज कर पाओ, इसलिए ये किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है कि असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ये दिसंबर 2025 में आया था कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवलेड असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों के लाइट में आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि द बेस्ट नोन साइकिल्स ऑफ मिरेकल मिस्ट्री प्लेस कम फ्रॉम यॉर्क, वेकफील्ड एंड चेस्टर। तो जो साइकिल ऑफ मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस थे वो यॉर्क, वेकफील्ड और चेस्टर से ही आते थे। और सेकंड स्टेटमेंट किंग एल्फ्रेड के बारे में है कि उसने वर्नाकुलर को लेट 9th सेंचुरी में प्रमोट किया एक तरीके से, और ये भी क्लियर किया कि ये सेकंड बेस्ट है। और लैटिन लर्निंग नेसेसिएटेड बाय द डेप्लोरेबली लो स्टैंडर्ड ऑफ लैटिन लर्निंग इज इन किंगडम। तो वर्नाकुलर को उसने प्रमोट किया था। वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेजेस को कहते हैं जो लोकल लोग आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो जाहिर सी बात है दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पर दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. यही सेकंड जो है वो सही होगा। तो पीवाईक्यू को इस तरीके से अप्रोच नहीं करना है। देखिए, इसमें आपको समझना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है। पहली चीज, इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो आपको पकड़ने हैं, मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस। तो मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपने ड्रामा या एलिजाबेथन वर्ल्ड या ब्रिटिश लिटरेचर को ठीक से पढ़ा है तो आपको ये आइडिया होगा कि एलिजाबेथन
एज में, जब एलिजाबेथन एज में ड्रामा की शुरुआत होती है, यूनिवर्सिटी विट्स माना जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स ने ड्रामा की शुरुआत की और उसके बाद विलियम शेक्सपियर और पॉपुलराइज करते हैं। पर उससे भी पहले बिफोर 16th सेंचुरी क्या चल रहा था ड्रामा के फील्ड में? तो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए छोटे ड्रामा आप कह सकते हैं, शॉर्ट ड्रामास या ड्रामा की एक अलग तरीके की चीज चलाई जाती थी, जिसको हम मिस्ट्री, मिरेकल और मोरालिटी, जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज और मोरालिटी प्लेज एग्जिस्ट करते थे। मिस्ट्री प्लेज वर बेसिकली द स्टोरीज दैट वेयर बेस्ड ऑन बाइबल, तो बिब्लिकल स्टोरीज हुआ करती थी मिस्ट्री में, रहस्य, बाइबल की कहानियां, रहस्य। और जो मिरेकल प्लेज होता था वो संतों के जीवन पे आधारित, बेस्ड ऑन द सेंट्स लाइफ, तो लोगों को चमत्कार दिखाया जाता था। तो मिस्ट्री प्लेज, बाइबल की कहानियां, मिरेकल प्लेज बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ सेंट्स, और मोरालिटी प्लेज जो होते थे उसमें वर्च्यू को एज ए कैरेक्टर, एलिगोरिकल प्ले होते थे। वर्च्यू एज ए कैरेक्टर, वर्च्यू रेफर्स टू गुण, सद्गुण। तो अच्छाई एक कैरेक्टर के रूप में है, बुराई एक कैरेक्टर के रूप में है, तो गुड ने बैड से कुछ कहा, इस तरीके का कैरेक्टराइजेशन करके, एलिगोरिकल कैरेक्टराइजेशन ड्रामा जो है वो लोगों को दिखाए जाते थे। और ये चीज होती थी, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए अबाउट मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते थे कि मिस्ट्री प्लेस वेर बेस्ड ऑन, और आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप पहले के देखो तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि मिस्ट्री प्लेस वेर बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरी, इन विच सेंचुरी इट वाज गेटिंग परफॉर्म। तो ये सारे 11 से लेकर के 15th सेंचुरी तक मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी, एंड देन कम्स द इंटरल्यूड। तो इंटरल्यूड भी शॉर्ट प्लेज होते थे, और फिर उसके बाद एक्चुअल ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा जो है वो शुरू होता है, और उसके पहले यूनिवर्सिटी विट्स वगैरह। तो ये प्रॉपर सीक्वेंसिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे कुछ साइकिल्स का नाम दिया हुआ है, यॉर्क, वेकफील्ड एंड चेस्टर। इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ दिया जाए तो ये क्या थे, ये साइकिल्स, इन साइकिल्स का मतलब क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ प्लेज होते थे जो परफॉर्म किए जाते थे। जैसे यॉर्क साइकिल का प्ले चल रहा है तो यॉर्क में टोटल 48 प्लेस थे, सबसे बड़ा साइकिल जो है वो यॉर्क का ही था। तो यॉर्क में टोटल 48 प्लेस थे। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी प्लेस वर इन यॉर्क साइकिल एंड हाउ मेनी प्लेस वर इन वेकफील्ड। वेकफील्ड में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 34, एंड चेस्टर में थोड़े कम थे, 24। तो आपको ये बहुत क्लियरली याद रखना है, 48, 34 एंड 24 ये प्लेस यॉर्क सिटी ऑफ यॉर्क में परफॉर्म होता था, चेस्टर सिटी ऑफ चेस्टर में परफॉर्म होता था। और वेकफील्ड को एक और नाम से जानते हैं, टाउनले साइकिल। तो ये परफॉर्म किए जाते थे आमतौर पे ये चर्च के कैंपस में ही, और पर्पस इसका यही था कि रिलीजन को प्रमोट किया जाए, प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये इन साइकिल्स का ये सारे इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द पीवाईक्यू, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दूं, और इफ जस्ट गो थ्रू द इंटायर वीडियो। और आप खुद से भी अगर पीवाईक्यूज कभी कर रहे हैं तो इस इन डेप्थ के साथ ही पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कीजिए। पीवाईक्यू सॉल्व करना सिर्फ क्वेश्चन देख करके आंसर टिक लगा के आगे बढ़ जाना नहीं होता है, और फिर आप वही कर रहे हैं कि मैंने तो इतने पीवाईक्यूज कर रखे हैं, कोई फायदा नहीं होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ऐसा नहीं है। यू शुड बी एबल टू नो द राइट अप्रोच ऑफ डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकंड जो रीजन है उसमें किसके बात की गई है, किंग एल्फ्रेड। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 9th सेंचुरी में इंग्लैंड का जो राजा था वो भी प्रॉपर इंग्लैंड का नहीं था। इंग्लैंड का एक एरिया जो सेंट्रल पार्ट है वो वेसेक्स, और वेसेक्स का ही राजा हुआ करता था किंग एल्फ्रेड। किंग एल्फ्रेड ने अपने 9th सेंचुरी में था, ये क्लियरली पता होना चाहिए, इन्होंने अपने टाइम पे वाइकिंग इन्वेजन, और सिर्फ वाइकिंग इन्वेजन ही नहीं, आप एक याद करने के लिए टर्म याद रखिए, क्रेवन, CRAVN। क्रेवन रेफर्स टू कि केल्ट्स वहां के, सी रेफर्स टू केल्ट्स, केल्ट्स वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। आर रेफर्स टू रोमन इन्वेजन फिर हुआ, फिर ए रेफर्स टू एंग्लो सेक्शन, वी इज वाइकिंग्स, एंड एन इज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में। तो इंग्लैंड किस तरीके से इमर्ज कर रहा था, ये सारी हिस्ट्री की जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। तो 9th सेंचुरी में किंग एल्फ्रेड एग्जिस्ट करता था, एंड ही प्रमोटेड आर्ट एंड लिटरेचर, ये आइडिया आपको होना चाहिए। ही प्रमोटेड वर्नाकुलर लैंग्वेज, एंड he is the one who has stopped Vikings from invading England.
हालांकि बाद में वाइकिंग इन्वेजन हुआ। वाइकिंग्स नाम की एक पूरी पूरी सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे, इंटरेस्टिंग है। हालांकि एग्जाम इतना नजदीक है, अभी सजेस्ट करना इज नॉट गुड, बट स्टिल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ वाइकिंग इन्वेजन वाज, आप वो देख सकते हैं। तो किंग एल्फ्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किंग एल्फ्रेड इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के नाम से भी हम लोग जानते हैं ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे उसको। तो दीज थिंग्स माइट बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, but the information related to the particular questions can be asked in the coming examination. Now second question अगर आप ध्यान से देखें, तो identify the historical plays not written by विलियम शेक्सपियर। तो देखो, ऐसा है कि विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दो तीन चीज जो आपको एकदम बाय हार्ट कर लेना चाहिए शेक्सपियर के प्लेस का, पहले तो कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन कर लीजिए। दूसरा जो है वो क्रोनोलॉजिकली क्लासिफिकेशन कर लीजिए। ये आपको आइडिया होना ही चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन तो आसान था, बिकॉज वी हैव हियर ए एन ई, हेनरी द थर्ड नाम का प्ले कोई शेक्सपियर ने लिखा ही नहीं है, एंड ई रिचर्ड द फिफ्थ भी, ये कोई राजा था भी नहीं वैसे। तो ये दोनों प्लेज विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखे हैं। रिचर्ड द थर्ड, रिचर्ड द सेकंड, हेनरी द फिफ्थ, ये प्लेज शेक्सपियर ने लिखे हैं। तो ए एंड ई आर नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो द पॉइंट इज यू मस्ट हैव, पॉसिबल है तो अपने कमरे में चिपकाइए शेक्सपियर के प्लेस की क्रोनोलॉजी, क्योंकि डायरेक्ट आते हैं। और थोड़ा सीरियसली अगर आप देखेंगे, शेक्सपियर पे एक लेक्चर हमारे चैनल पे भी पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने ये किस तरीके से समझाया था कि शुरू में शेक्सपियर जो है वो कॉमेडीज लिख रहे थे, पर वो कॉमेडीज बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडीज थी। बाद में फिर ट्रेजेडी लिखना शुरू किया। तो उनकी लाइफ को पूरे क्रोनोलॉजिकली समझने के लिए चार अलग अलग पार्ट में हम लोग करके देखते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज लाइट कॉमेडीज का था, सेकंड फेज जो है वो ट्रेजेडी और सीरियस कॉमेडी, थर्ड फेज, सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज में बहुत सीरियस ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी, और फोर्थ फेज में उतनी चीजें नहीं आई हैं। शुरुआत में वो बहुत ज्यादा लिख रहे थे। तो इस तरीके से आप अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी गॉर्बोडक। देखिए, अब क्वेश्चन ये अगस्त 2024 का क्वेश्चन है, जिसको बहुत सारे लोग बहुत टफ शिफ्ट मानते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। सब लोग जानते हैं कि पहली ट्रेजेडी जो इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई वो गॉर्बोडक है, बट यू नीड टू हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट गॉर्बोडक। क्या सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि गॉर्बोडक ही वो प्ले है जो पहली इंग्लिश ट्रेजेडी है, या उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, या इज दैट एनफ? तो बिल्कुल भी एनफ नहीं है। यू नीड टू नो वेरियस इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या आया था कि उसमें 5 एक्ट हैं। द फर्स्ट 3 एक्ट वेर रिटन बाय थॉमस नॉर्टन। आइडेंटिफाई द ऑथर हु रॉट द रिमेनिंग 2। तो हालांकि ये क्वेश्चन आसान भी था, क्योंकि अगर आपको पता हो कि गॉर्बोडक जो है वो थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले ने मिलकर लिखा था। पर अब ये इंफॉर्मेशन आपको डाइजेस्ट करनी है। आपको याद रखना है कि गॉर्बोडक में 5 एक्ट है, 3 एक्ट नॉर्टन ने लिखे हैं, 2 सैकविले ने लिखे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गॉर्बोडक का एक और नाम है, वो क्या है? विच इज फेरेक्स एंड पॉरेक्स। कहानी क्या है? तो एक किंग है गॉर्बोडक नाम का, उसके दो बेटे हैं फेरेक्स एंड पॉरेक्स। वो अपने किंगडम को दो पार्ट में, और एंड गॉर्बोडक इज एन एनोनिमस प्ले। When was it published? It was published in the year 1495। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बस बोलते चल रहा हूँ, क्योंकि उस तरीके से फिर लिखते हुए चलने में इट विल टेक टाइम, एंड आई इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम बेसिकली, और मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में है, या मैंने इन पीवाइज को अरेंज करते हुए उन इंफॉर्मेशन पे वर्क भी किया है, तो वो इंफॉर्मेशन मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन नोट डाउन दोज इंफॉर्मेशन, आप पॉज करके या जिस भी तरीके से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गॉर्बोडक का सबटाइटल भी पूछा है, विच इज फेरेक्स एंड पॉरेक्स। तो कहानी यही है कि गॉर्बोडक एक राजा है, उसके दो बेटे हैं फेरेक्स और पॉरेक्स, और वो दोनों बेटों के बीच अपना किंगडम डिवाइड करता है। अच्छा नहीं लगता है, और जो पॉरेक्स है वो फेरेक्स को मार देता है। यही कहानी। तो अल्टीमेटली आपसे सबटाइटल पूछा जा सकता है। स्टोरी बहुत डिटेल में नहीं, मतलब जो आउटलाइन था वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा कब पब्लिश हुआ था? 1495, और ये एक एनोनिमस प्ले है। सो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट दैट। सो दीज आर द 3 क्वेश्चन। टोटल 35 क्वेश्चन है ड्रामा में। लेट मी जस्ट डिस्कस इट विथ यू।
सॉरी, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी है। इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1561। गॉर्बोडक जो है वो पहली ट्रेजेडी, और एवरी मैन जो है वो पब्लिश हुई थी 1495। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो एवरी मैन पे हम लोग बात करते हैं। एवरी मैन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1495। और एवरी मैन इज एन एनोनिमस प्ले। गॉर्बोडक तो जो है वो लिखा ही गया है थॉमस नॉर्टन और सैकविले के द्वारा। सो एवरी मैन इज एन एनोनिमस प्ले विच वाज रिटन बाय एवरी मैन इज एन एनोनिमस प्ले। गॉर्बोडक, नॉर्टन और सैकविले। एवरी मैन 1495 में पब्लिश हुआ था। कहानी यही है कि ईश्वर जो है वो लोगों से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ही प्लेजर में इंडल्ज हैं, सिंफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई गॉड समन डेथ टू कॉल एवरीवन। वो कहते हैं सबको बुला लाओ। तो ये क्रिश्चियन मोरालिटी मोरालिटी प्ले के ट्रेडिशन का है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि मिस्ट्री मिरेकल मोरालिटी जो है, तो ये मोरालिटी प्ले के ट्रेडिशन का प्ले है एवरीमैन। तो कोई साथ नहीं जाता है, फिर एवरीमैन जब जाने लगता है तो अंत में उसके अच्छे काम ही उसके साथ जाते हैं, गुड डीड्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, पर आपको दो तीन इंफॉर्मेशन जो ध्यान रखना है कि एवरी मैन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1495। एवरी मैन कम्स इन द ट्रेडिशन ऑफ मोरालिटी प्ले। इट वाज एन एनोनिमस प्ले। एंड इससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको होना चाहिए, एक डच प्ले है, एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अ डच प्ले on which every man was best, and the name of that particular Dutch play was Eclerzik। तो वो एक्लर्जिक नाम के एक डच प्ले पे बेस्ड था। फिर आपको जो क्वेश्चन 5 है वो शेक्सपियर के प्ले को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। ए इज द राइट ऑप्शन, BEDCA, लव लेबर लॉस शुरुआती प्लेज है। अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी याद रहे, जैसे शेक्सपियर के लास्ट प्ले जो है वो टेम्पेस्ट आता है, तो ए ऑप्शन लास्ट में होना चाहिए था, तो बड़े आराम से ये बन जाता। तो कुछ चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो स्टार्ट फ्रॉम लव लेबर लॉस्ट एंड एंड विथ द टेम्पेस्ट। बीच में EDCA, विच इज अ मिडसमर नाइट ड्रीम, मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट। फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का कब पब्लिश हुआ? दिसंबर 2024 का क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1623। एवरीवन नोज दिस इंफॉर्मेशन कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है वो कब पब्लिश हुआ था, तो 1623। फर्स्ट फोलियो से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये कि फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के कितने प्लेस थे। तो देयर वर 26 प्लेज इन द फर्स्ट फोलियो। और कौन सा एक प्ले नहीं था? तो पेरिकल्स नाम का एक प्ले है शेक्सपियर का। सॉरी, 26 नहीं, 36। शेक्सपियर हैज रिटन टोटल 37 प्लेज एंड 154 सॉनेट्स। तो 36 प्लेज थे। एक प्ले जो इसमें नहीं था वो आपका वही पेरिकल्स नाम का एक प्ले है जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। ये शेक्सपियर का पोस्टुमसली पब्लिश हुआ है। तो उनके डेथ के बाद उनके दो दोस्त थे, एक का नाम था जॉन हेमिंग्स और दूसरे का नाम था हेनरी कॉन्डेल। तो जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल दोनों ने मिलकर के इन प्लेस को पब्लिश कराया एक कलेक्शन में, फर्स्ट फोलियो 1623। सेकेंड फोलियो 23 को उलट दीजिए, डेट इज 32 में आया था, और थर्ड फोलियो भी आया है विच इज इन 1664। Now we have Shakespeare, much ado about nothing। इंटरेस्टिंग है। एडो इज फर्स्ट हंगामा बखेड़ा और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी। तो मच एडो अबाउट नथिंग ये शेक्सपियर का प्ले है। किस कैटेगरी में जाता है? तो जाहिर सी बात है ये ट्रेजी कॉमेडी नहीं है, पेस्टोरल भी नहीं है, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। सो यू मस्ट हैव आइडिया, मच एडो अबाउट नथिंग ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। और शुरुआत के ही टाइम पे, जैसे जो पहला फेज है शेक्सपियर का 1594 टू 1600 वाला जो फेज है, पहला फेज जब शेक्सपियर लिख रहे थे उसी दौरान का ये प्ले है। और 98 99 के दौरान ये प्ले परफॉर्म किया गया। क्योंकि शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं वो पब्लिश तो बाद ही में हुए थे, तो परफॉर्मेंस ही आपको ध्यान रखनी है। पब्लिश तो पहली बार फर्स्ट फोलियो में ही 1623। तो रोमांटिक कैटेगरी की ये में फॉल करता है। और एक स्टेटमेंट है इस प्ले का विच आई वुड लाइक टू जस्ट रीड इट आउट फ्रॉम हियर, कि आई हैड रादर हियर माई डॉग बार्क एट अ क्रो देन ए मैन स्वेयर ही लव्स मी। बीट्रिस का ये स्टेटमेंट है कि आई हैड रादर हियर माई डॉग बार्क एट ए क्रो देन ए मैन स्वेयर ही लव्स मी। तो ये स्टेटमेंट आपको बीट्रिस का याद रखिएगा, कई बार कोटेशंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये चीज
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अरेंज द फॉलोइंग प्लेस बाय शेक्सपियर इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, प्रोडक्शन और पब्लिकेशन। तो पॉइंट यही है, मैंने क्लियरली कहा कि शेक्सपियर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और जिसमें शेक्सपियर की प्लेस क्या, कैटेगराइजेशन और क्रोनोलॉजी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी के लिए दो तीन जो छोटे छोटे ट्रिक हैं वो अगर आप याद रख लें, जैसे टेम्पेस्ट लास्ट प्ले है लगभग, और HOKM वाला कि हैमलेट, ट्रेजेडी की क्रोनोलॉजी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, तो इसी क्रोनोलॉजी में HOKM, ये सब बहुत पॉपुलर ट्रिक्स हैं, बहुत सारे लोगों को पता होते हैं। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, तो ये आप एकदम याद रखें। और शेक्सपियर की प्लेस की क्रोनोलॉजी तो लिख करके चिपका लीजिए, देखिए उसको जितना ज्यादा अगर अब वो आपके माइंड में रहेंगे, याद रहेंगे, तो चीजें थोड़ी सी क्लियर रहेंगी। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 20 लेकर के ई तक। तो विंटर्स टेल आपका लास्ट है, ए ट्वेल्थ नाइट, बी से शुरू हो रहा है, विच इज द टेमिंग ऑफ द श्रीव, रोमियो एंड जूलियट, मच, ये मच टेमिंग ऑफ द श्रीव नहीं है, मच एडो अबाउट नथिंग, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रीन एडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर द कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो शेक्सपियर का एक प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर्स, इनमें से कौन उसका स्क्रीन एडेप्टेशन नहीं है। दिस वॉज नॉट एन ईजी क्वेश्चन, क्योंकि स्क्रीन एडेप्टेशन आपको एग्जैक्टली पता होना थोड़ा सा मुश्किल तो है। हालांकि अंगूर फिल्म ये बॉलीवुड की ही है, ये शेक्सपियर के द कॉमेडी ऑफ एरर पे ही बनी हुई है, जो लोग भी बेसिक नॉलेज रखते हैं उनका ये पता है। द बॉय सैक्रिक्यूज ये भी शेक्सपियर के द कॉमेडी ऑफ एरर्स पे ही बेस्ड है। और हालांकि ऑप्शन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जा रहा था, दो दूनी चार भी शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर पे ही बेस्ड है। लेट मी जस्ट, लव इन ए वुड ये शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स पे बेस्ड नहीं है। लव इन ए वुड जो है वो विलियम वाइचरले का एक अलग से प्ले है और उसी पे बेस्ड है। शेक्सपियर के फिल्म एडेप्टेशन की अगर मैं बात करूं, तो तीन फिल्में जो विशाल भारद्वाज ने बनाई, वो आपको बॉलीवुड का वो आपको पता होना चाहिए। जैसे जो तीन फिल्में हैं, उन्होंने ओमकारा नाम की फिल्म बनाई जो ओथेलो पे बेस्ड थी। हैदर जो शाहिद कपूर ने बड़ा शानदार काम किया है उसमें, हैदर वाज बेस्ड ऑन हैमलेट। एंड वी हैव मकबूल, मकबूल दैट इज बेस्ड ऑन मैकबेथ। ये इन तीनों फिल्मों के जो डायरेक्टर है वो विशाल भारद्वाज ही हैं। आई होप यू ऑल नो विशाल भारद्वाज, बहुत शानदार फिल्म डायरेक्टर है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो विशाल भारद्वाज के ये तीन स्क्रीन एडेप्टेशन शेक्सपियर के प्लेस का वो आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज शेक्सपियर के प्लेस का। दूसरा डिकेंस वाला भी देख लीजिएगा, बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में डिकेंस के नॉवेल्स पे बनी है, हालांकि वो हम लोग नॉवेल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर ये दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है, बहुत लोगों को लग रहा था कि डायरेक्ट नहीं पूछा है। अरेंज द फॉलोइंग फेमस लाइंस ऑफ ड्रामाज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, ये प्रॉपर क्रोनोलॉजी बताइए। तो पहला ये है, नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल, ये आपका वेटिंग फॉर गोडो, सैम्यूल बार्कले बेकेट, पोस्ट मॉडर्निज्म में एक ड्रामेटिस्ट आते हैं, उनका वर्क है। नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। अभी हाल फिलहाल यूपी PCS का जो GDC का एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन था, बशर्ते डायरेक्ट ये कोटेशन दे करके नहीं पूछ दिया कि कहाँ से है, बल्कि ये पूछा था कि कौन कहता है, मतलब इट इज अ लाइन, इट इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम वेटिंग फॉर गोडो, ये क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन था। एंड हु स्टेट्स दिस, तो एस्ट्रेजन कैरेक्टर एक है, स्ट्रेगन, वो ये बात कहता है, नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। तो बहुत ही वियर्ड प्लेस है। और सैम्यूल बार्कले बेकेट बहुत पॉपुलर नाम है ड्रामा की दुनिया में, पोस्ट मॉडर्निज्म में। तो एब्सर्ड ड्रामा या एब्सर्ड थिएटर वाला जो पार्ट है वो इसमें आता है। तो अगर आपको सिर्फ इतना ही पता था कि ये पोस्ट मॉडर्न है, तो जो ए से खत्म हो रहा है वही हमारा ऑप्शन हो सकता है, तो AN4 ये एलिमिनेट हो सकता था। फिर अब शुरुआत करना है कि शुरू किससे करें। तो शुरू जो है वो हमारा होगा, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मेंस आर एंड वुमेन्स आर मियरली प्लेयर्स, ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। आई होप यू ऑल नो दैट इज एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट से ये लाइन ली हुई है, इट्स अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, पब्लिश सॉरी और परफॉर्म्ड इन द ईयर 1600, विलियम शेक्सपियर का। फिर कम वायलेंट डेथ, सर्व फॉर मैनकाइंड टू मेक मी स्लिप, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कोटेशन विच इज फ्रॉम डचेस ऑफ माल्फी,
जॉन वेबस्टर का एक प्ले है डचेस ऑफ माल्फी, ये उससे लिया गया है। एंड द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट रीजन, डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बाद में आएगा, ये मॉडर्न ड्रामा के कैटेगरी में है। टीएस इलियट जो मेजर पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, उनका एक वर्स ड्रामा है विच इज मर्डर इन द कैथेड्रल। बड़ा इंटरेस्टिंग है उनकी, उसकी कहानी भी अगर आप देखेंगे तो मर्डर इन द कैथेड्रल से ये लिया गया है। मर्डर इन द कैथेड्रल वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1935। तो ये 1935 का है, टीएस एलियट का। और नेवर रेस्पेक्ट, मर्डर इन द कैथेड्रल में लास्ट टेम्पटेशन, फोर्थ टेम्पटेटर की बात हो रही है। मैं सबकी कहानी सुना पाना पॉसिबल नहीं है, पर अगर पॉसिबल है, वही मैं कह रहा हूँ, पीवाईक्यू अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए। इफ पॉसिबल, ये जितने भी है, जैसे नथिंग हैपेंस, नोबडी कम, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल, ये वेटिंग फॉर गोडो है, तो वेटिंग फॉर गोडो की समरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉसिबल है, अगर आपको उसकी समरी का आइडिया नहीं है तो कम से कम आप एक बार उसकी समरी देख लें कि किस तरीके से स्ट्रेगन और व्लादिमीर का कैरेक्टर एक अजीब सी जगह पे, एक सैंड एरिया है, एक पेड़ है जिसपे पत्ते नहीं है, और वहां पे वो लोग इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर गोडो, और अंत में गोडो आता ही नहीं है। तो फिर अनअटेंडेंट गोडो, ये जो प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, और वी कैन कॉल इट अनअटेंडेंट गोडो, जो फ्रेंच में लिखा गया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पहले फ्रेंच वाला वर्जन आया है, फिर इंग्लिश वाला वर्जन आया है, और कब पब्लिश हुआ है, ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। समरी देख लीजिए, ऑल द वर्ल्ड इज a stage and all the men and women are merely players, इट्स a quotation from as you like it by विलियम शेक्सपियर। तो इन चीजों का ये जो प्ले है, ये आपको आइडिया होना ही चाहिए। तो आपको इन ड्रामास के बारे में, इनकी समरी, इनसे रिलेटेड और भी कुछ अगर कोट्स एंड कोटेशंस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कम वायलेंट डेथ सर्व फॉर मैनकाइंड एंड मेक मी स्लीप, ये मैंने आपको बताया है कि डचेस ऑफ माल्फी का है। टेम्पटेशन वाला जो है वो टीएस इलियट का एक वर्स ड्रामा है, डेट इज मर्डर इन द कैथेड्रल। तो वो सेंट बेकेट जो है वो वापस आते हैं, और किस तरीके से, और बहुत सारे टेम्पटर्स हैं, तो वो एक तरीके से वो भी ट्रेडिशन है कि वो टेम्पटर्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इस तरीके से है कि वो उसको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अदरवाइज किंग उसको मार देगा। अंत में वो मरना ही स्वीकार करते हैं, टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। तो सबकी समरी आपको पता होनी चाहिए, कब पब्लिश हुआ ये पता होना चाहिए। मर्डर इन अ कैथेड्रल वाज पब्लिश्ड इन 1935, एंड वी हैव एज यू लाइक इट वाज performed in the year 1600, and Duchess of Malfi was 1613 to 1614। वैसे ये क्वेश्चन सिर्फ इससे बन जाता कि लास्ट वाला हमारा ये है और फर्स्ट वाला विलियम शेक्सपियर का ही होगा। नेवर स्पीक डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ सोसाइटी एलेगनन, ओनली पीपल हु कांट गेट इट डू दैट। तो कभी भी समाज से डिसरिस्पेक्टफुली बात मत करो, जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है वही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा ड्रामा है ऑस्कर वाइल्ड का। ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो मतलब रिस्पेक्टफुल होने का, या द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। जस्ट गो थ्रू द समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रामा एज वेल। फिर द फॉलोइंग लाइंस आर स्पोकन बाय विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर प्ले, पुट आउट द लाइट देन पुट आउट द लाइट, इफ आई क्वेंच दी दाउ फ्लेमिंग मिनिस्टर, कैन आई अगेन दाई फॉर्मर लाइट रिस्टोर। ये ओथेलो में ओथेलो का ही स्टेटमेंट है। बहुत सारे जो कोट्स एंड कोटेशंस है, खास तौर पे ये सब देखिए शेक्सपियर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शेक्सपियर के ही, या एलिजाबेथन एरा के ही क्वेश्चन है। तो आप किंग लियर के पॉपुलर कोटेशंस की एक लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जांपल, नथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग। किंग लियर की जो स्टोरी है, किंग लियर अपने बेटियों के बीच अपना प्रॉपर्टी डिवाइड करने वाला है, और जो लास्ट बेटी है वो कहती है कि आई लव यू एज अ डॉटर शुड लव हिज फादर। बाकी जो डॉटर्स है, दो डॉटर है, वो उसकी बहुत फ्लैटरिंग करती हैं। मतलब मैं किंग लियर की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये स्टेटमेंट तो अथेलो का है। तो किंग लियर के भी कुछ पॉपुलर कोटेशंस आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, नथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग, और हाउ शार्पर देन अ सरपेंट टीथ इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। तो ये भी किंग लियर से ही है। हैमलेट के आपको पता ही होने चाहिए कि हैमलेट का कोटेशंस बहुत पॉपुलर है कि दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज आर्ट इन इट। तो ये पोलोनियस कहता है। और फिर जो बहुत पॉपुलर कोटेशन है शेक्सपियर का, वो हैमलेट से ही है कि देयर इज नथिंग गुड और बैड, थिंकिंग मेक इट सो। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, आपकी सोच ही किसी चीज को अच्छा या
बुरा बनाती है। तो ये भी हैमलेट से है। ओथेलो इतना शानदार ड्रामा, इसमें तो बहुत सारे कोटेशन हैं ओथेलो में। अगर आप देखें कि ओथेलो के अगर कोटेशन की आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव्स, या आई एम नॉट व्हाट आई एम, जो यागो कहता है, तो ओथेलो के भी कोटेशंस बहुत पॉपुलर है। मैकबेथ भी अगेन। तो सबकी अगर आपको समरी पता रहेगी तो कई बार आप कोटेशन गेस भी कर लेते हैं कि ये उस स्टोरी के थीम से मैच कर रहा है, तो मैकबेथ का कोटेशन हो सकता है। जैसे मैकबेथ में व्हाट्स डन इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन। फिर ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन द स्मेल ऑफ ब्लड्स फ्रॉम माई हैंड, वो लेडी मैकबेथ कहती है कि पूरे अरब का भी परफ्यूम लगा दोगे तो इस हाथों से खून की जो वो स्मेल है वो नहीं जाएगा, जो स्मेल ऑफ ब्लड है वो नहीं जाएगा। फिर मैकबेथ शुरू ही होता है थ्री विचेस से कि व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब यू मस्ट, जिन लोगों ने सिलेबस में ग्रेजुएशन और मास्टर्स के दौरान पढ़ा होगा, दैट्स वाई थोड़ी सी इन डेप्थ रीडिंग की जरूरत है आजकल। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो आप कम से कम एक डायरी बना लीजिए, कोटेशंस की डायरी बना लीजिए, वर्क ऑन दैट कि कुछ कोटेशंस आपको पता होने चाहिए। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू, दोज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। सिर्फ पढ़ना पड़ेगा मतलब यू हैव टू स्टडी। मैं कई बार कहता हूँ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मिलते हैं या जो जूनियर्स मिलते हैं उनसे कि यू मस्ट रीड, किताबें पढ़िए और इन डिटेल में चीज़ों को पढ़िए। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस और उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और अल्टीमेटली इफ यू आर गोइंग टू बी इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड। तो ये चीज़ें आपको करनी ही चाहिए और करनी ही होंगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए रिवेंज ट्रेजेडी क्या है। तो रिवेंज ट्रेजेडी एलिजाबेथन एज में, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि बदले की जो भी कहानियां होती थी। अगर आपको हेमलेट की कहानी हो तो हेमलेट क्या कर रहा है, हेमलेट अपने जो अंकल हैं उनसे बदला ही तो ले रहा है। तो हेमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी है। ये सेनेकियन मॉडल पे बेस्ड होते थे। सॉरी, सेनेकियन मॉडल क्या है, तो सेनेका नाम के एक पोइट और सेनेका नाम के एक पोइट और एक ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे। वो रिवेंज ट्रेजेडी के पायनियर उनको माना जाता है। ही वाज नॉट फ्रॉम इंग्लैंड बाय द वे। तो इंग्लैंड में उनके मॉडल्स को बहुत फॉलो किया गया। स्पेनिश ट्रेजेडी भी एक रिवेंज ट्रेजेडी ही है। तो एलिजाबेथन और जैकोबियन एज में बहुत सारी रिवेंज ट्रेजेडी जो है वो लिखी गई। एग्जाम्पल्स आपका स्पेनिश ट्रेजेडी, इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1587। हैमलेट 1601 का है। जीव ऑफ माल्टा जो है वो 1589 से लेकर के 90 तक का है, विच इज बाय क्रिस्टोफर मार्लो। साइमबेलिन जो है वो शेक्सपियर का एक प्ले है, एंड इट इज अ रोमांटिक कॉमेडी एंड नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी। पहले तो ये ट्रेजेडी है ही नहीं। सिम्बेलिन थोड़े से लेसर नोन प्लेस में है और इसकी कहानी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आपको देखना हो, बट इतना तो आइडिया होना ही चाहिए कि इट्स नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी, इट्स अ कॉमेडी। और कॉमेडी में भी रोमांटिक कॉमेडी है। स्पेनिश ट्रेजेडी का एक और नाम है, डेट इज हीरोनिमो इज मैड अगेन। ये आपको पता होना चाहिए। स्पेनिश ट्रेजेडी written by Thomas Kidd in the year 1587, and it has a subtitle or another name, that is Hieronymo is Mad Again. फिर उसके बाद सिम्बेलिन को लास्ट रोमांटिक प्ले भी था विलियम शेक्सपियर का, आप इस तरीके से मान सकते हैं। फिर ये स्टेटमेंट है, कितना इंटरेस्टिंग है। ओ सर, कंटेंट यू, आई फॉलो हिम टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम। वी कैनॉट ऑल बी मास्टर्स, नॉर ऑल मास्टर्स कैन बी ट्रूली फॉलो। तो ये कौन कह रहा है? द अबव लाइंस वर स्पोकन फ्रॉम विच ऑफ द कैरेक्टर, ये शेक्सपियरन प्लेस से भी है कि आई फॉलो हिम टू सर्व माई टर्न अपॉन। ये यागो का स्टेटमेंट है ओथेलो में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यागो इन ओथेलो। कि मैं, चूंकि अगर आपको ओथेलो की कहानी पता होगी तो यागो ओथेलो को रिप्लेस ही करना चाहता है। उसको यागो इज द मोस्ट विलेनियस विलन वी कैन हैव इन शेक्सपियरन ड्रामा। बहुत खतरनाक है। और उसका जो स्टेटमेंट आपको याद ही रखना चाहिए, आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं। और थोड़ा सा फिलॉसफी में जाएंगे तो ये किसका स्टेटमेंट है कि आई एम नॉट व्हाट आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम। ये शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खैर,
तो फिलोसफी में भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूं जो आपको लगता है। आई एम नॉट व्हाट आई थिंक दैट आई एम। तो शायद डांटे या मैं भूल रहा हूँ नाम, एक बहुत पॉपुलर फिलोसोफर है, उनके स्टेटमेंट है। खैर यहाँ पे जो यागो है वो ये कह रहा है। फिर उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखें तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये आया था कि कुछ कॉमेडीज के नाम दिए हुए हैं और इधर राइटर के नाम दिए हुए हैं, आपको मैच करना था। तो इसमें बहुत आसानी से आपका मैच किया जा सकता था कि द मैन ऑफ द मूड ये सर जॉर्ज इथर्ज का लिखा हुआ है। फिर आपका जो कंट्री वाइफ है वो कंट्री वाइफ इज रिटन बाय विलियम वाइचर्ड एंड we have the old bachelor by William Congreve and the provoked wife by Sir John Vanbrugh। तो नाम कुछ जो पॉपुलर प्लेज हैं उनके नाम और उनके राइटर के नाम तो आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, इसमें कोई ये नहीं हो सकता है। तो डेट इज व्हाट यू हैव, ये सब तो आपको पता होना है। मतलब इस तरीके से ही अप्रोच करना है पीवाईक्यू को, कम से कम ये नाम याद कर लें। इनके और भी विलियम कॉन्ग्रीव का वे ऑफ द वर्ल्ड, मैन ऑफ द मूड वगैरह कब आया, ये सारी चीजें तो प्ले एंड ड्रामेटिस्ट मैच करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। फिर दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द ड्रामेटिस्ट persona of डचेस ऑफ माल्फी आर करेक्ट। तो कौन क्या करेक्ट है, तो डचेस ऑफ माल्फी भी एक इंपॉर्टेंट, इसकी भी समरी और इससे रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। तो सो द क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव डचेस ऑफ माल्फी। तो कौन कौन से सही है, तो सारे इंफॉर्मेशन मैं डचेस ऑफ माल्फी पे अभी इन डिटेल बात नहीं कर रहा हूँ, बट वी हैव कौन कौन से सही मिले हुए हैं। तो फर्डिनेंड सही बात है, ड्यूक ऑफ कैलेब्रिया है एंड वी हैव सी ऑप्शन एंटोनियो जो है वो स्टीवर्ड ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ द डचेस है। तो ए सी और ई डेनियल जो है वो जेंटलमैन ऑफ द हॉर्स ऑफ द डचेस, ये सही है। बी और डी जो है वो गलत है, तो बी और डी अगर आप रिमूव भी कर देते, सिर्फ बी भी अगर आप रिमूव कर देते, कार्डिनल जो है वो एग्जीक्यूशनर नहीं है। सिर्फ बेसिक स्टोरी अगर आपको पता होती डचेस ऑफ माल्फी की तो वन कैन इजिली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर यहाँ पे कुछ नाम, मतलब आपको एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज के जो भी पॉपुलर ड्रामाज हैं उनके और राइटर के नाम तो पता होने चाहिए। जैसे सिंथिया रेवल्स, आई थिंक एवरीवन वुड नो कि बेन जॉनसन का लिखा हुआ है, ठीक है। विमेन बिवेयर विमेन, ये आपको थॉमस मिडल्टन, सी का वन। तो सी का वन दो में है, या तो वन या टू, ऐसे वन आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है। और ए का फिर सिंथिया रेवल्स बेन जॉनसन, ए का टू होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सू मेकर हॉलिडे थॉमस डेकर का लिखा हुआ है। एंड वी हैव द मेड्स ट्रेजेडी इज बाय ब्यूमेंट एंड फ्लेचर। ब्यूमेंट एंड फ्लेचर ने बहुत सारे कोलैबोरेटिव वर्क साथ में लिखे हैं, तो फ्रांसिस ब्यूमेंट एंड फ्लेचर। तो ब्यूमेंट और फ्लेचर के जो कोलैबोरेटिव वर्क्स हैं उनका आइडिया भी आपको होना चाहिए। तो वी हैव, और देखो ये क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट हो सकते हैं। रिपीट होने का मतलब ये है कि भले ये इस तरीके से ना पूछा जाए, इनके आपको डेट्स पूछे जा सकते हैं कि जैसे जो सिंथिया रेविन्स है वो कब आया, तो इट वाज इन द ईयर 1600। डचेस ऑफ माल्फी 1612 13, जैसे डचेस ऑफ माल्फी के बारे में हमने बात की 1612 13। तो ये सब आपसे, हालांकि अब तो पब्लिकेशन ईयर नहीं, थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन के फेवर में मैं भी नहीं रहता कि कुछ फैक्ट्स आपको याद है और इस बेसिस पे आपने नेट क्लियर कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज है भी नहीं। जाहिर सी बात है कि जितना इन डिटेल, जितना अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी बेहतर है लिटरेचर की, उस हिसाब से, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स आपके पास कितने हैं, ये चीजें होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द प्लेस दैट जॉन फ्लेचर रोट इन कोलैबोरेशन विद फ्रांसिस ब्यूमेंट। तो जैसा मैं बात कर ही रहा था कि ब्यूमेंट और फ्लेचर ने बहुत सारे प्लेस कोलैबोरेटिव वे में लिखे हैं, तो बहुत सारा कोलैबोरेशन रहा है इन दोनों का। ये सब जैकोबियन एज में है, एलिजाबेथन एज के बाद जो जैकब आया, तो जैकोबियन एज में इन लोगों के बहुत सारे कोलैबोरेटिव वर्क रहे हैं। तो कौन कौन से इसमें से, आइडेंटिफाई द प्लेस दैट वर रिटन बाय। तो ए ऑप्शन है सी और ई, क्यूपिड्स रिवेंज और द मेड्स ट्रेजेडी। मेड्स ट्रेजेडी पिछले वाले में भी था,
तो अगली बार भी अगर आप ये देखें कि मेड्स ट्रेजेडी भी सिर्फ आपको पता हो कि इनका कोलैबोरेटिव वर्क है, तो ई ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ दो में है, ए और डी। फिर आप देखें ए और डी में, तो जो ऑप्शन डी है द पिलग्रिम, पिलग्रिम नहीं इनका लिखा हुआ है, और पिलग्रिम नाम का कोई प्ले मुझे याद भी नहीं आ रहा है। फेथफुल सेफ्रेडस भी इनका नहीं है। तो क्यूपिड रेवेंज और मेड्स ट्रेजेडी। तो फ्रांसिस और ब्यूमेंट और जॉन फ्लेचर ने जितने भी कोलैबोरेटिव वर्क लिखे हैं उसकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, एंड दैट लिस्ट इज, जैसे मैं एक आध एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि फ्रांसिस ब्यूमेंट और जो फ्लेचर ने जो साथ में लिखा है, तो क्यूपिड, आपने क्यूपिड रिवेंज देख ही लिया, मेड ट्रेजेडी आपको पता है, द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल 1607 में, और फिर फिलास्टर, ये दो प्ले भी याद रख लीजिएगा, द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल एंड फिलास्टर एक अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड। फिर विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बहुत पॉपुलर हो जाता है, ये 1700 में पब्लिश हुआ था, विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड। कॉमेडी ऑफ मैनर की कैटेगरी में ये फॉल करता है। फेनल उसमें कैरेक्टर था ही, मिराबेल कैरेक्टर था ही, वेटवेल भी था, पीचम वाज नॉट ए कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर प्ले। तो इसकी पूरी समरी आपको पता होनी चाहिए। द वे ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू नरेट ईच एंड एवरी द समरी और द ड्रामा, एक ही वीडियो में सारा वो पॉसिबल नहीं है, पर जो भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर आपने उसकी समरी नहीं सुन रखी है, या मतलब आपके सिलेबस में होगा तो आपने पढ़ा ही होगा यूजी और पीजी में, पर अगर नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आप उसकी समरीज जो है वो देख करके जाओ, और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है कम से कम उसका विकिपीडिया पेज या वो चीजें आप देख करके, और जितनी ज्यादा आप खुद से करेंगे ना, मेहनत करोगे, अभी भी वी हैव 15 to 20 days लेफ्ट इन द एग्जामिनेशन, एंड इफ यू आर गोइंग टू डिबेट 5 to 6 hours डेली, definitely you are going to qualify this examination this time। फिर विलियम कॉन्ग्रीव से अगेन देखो, तो ये समरी, और क्या क्वेश्चन है, ये दिसंबर 24 में था, ये दिसंबर 25 में था, तो कैसे कहते हैं लोग कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। बस क्वेश्चन टफ कर रहा है अगर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड इज इनकरेक्ट। अब सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है कि द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉन्ग्रीव का प्ले है, 1700 में पब्लिश हुआ था। आपको स्टोरी का आइडिया होना चाहिए, पॉसिबल है अगर तो कुछ कोटेशंस अगर उसमें के आपको पता हो तो वॉर ज्यादा अच्छा है, और कई बार अगर आपको समरी है तो आप कोट्स एंड कोटेशन, थोड़ा गेस वर्क चल जाता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये आपको पता ही है कि कोई प्यूटलैंड फॉलोअर ऑफ मिसेस मार्डवुड, ये कोई कैरेक्टर था ही नहीं, तो यही विटवुड फॉलोअर ऑफ मिसेस मिलेमा था, मिराबेल इन लव विद मिसेस मिलेमा, फेनिल वाज इन लव विद मिसेस मार्वुड। तो ये सारी चीजें सही हैं, फोर्थ सही नहीं है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन ये कहाँ से आएगी, सो इफ यू हैव द आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर समरी, जो एक्ट वाइज है वो चीजें अगर आपके पास है, तो यू कैन इजिली गो। फिर क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज mocks the restoration drama of Dryden and Thomas Otway? Beggar's Opera by John Gay, Tom Thumb by Henry Fielding, Critic by R.B. Seder, और द रिहर्सल बाय जॉर्ज विलियर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ अगर आप कहेंगे, तो कौन सा प्ले है जो ड्राइडन और थॉमस ऑटवे के रेस्टोरेशन ड्रामा को मॉक करता है, तो रिहर्सल बाय जॉर्ज विलियर्स। तो पर आपको कुछ चीजें, जैसे यहां से अगली बार मान लीजिए मैच वैच करने के लिए देता है, तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी मैच वैच क्या होता है, बेगर्स ओपेरा बाय जॉन गे विच वाज बैलेड ओपेरा, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इट वाज अ watershed play in Augustan drama. Tom Thumb by Henry Fielding was a low tragedy, and the critique by R.B. Sheridan it was also a tragedy. Richard Brinsley Sheridan. So let's discuss question number 21। अब देखिए विक्टोरियन एरा में यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए थे, सीमस रुआ, ये दिसंबर 25 का क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम का, जो तब बहुत टफ सेट माना जा रहा था, हालांकि टफ होता है तो कट ऑफ भी थोड़े कम हो जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे कुछ और उसके कोटेशंस, तो ये जो क्वेश्चन था ये किससे था, मैं इससे बात करना चाहता हूँ कि दिस क्वेश्चन वाज सीमस ऑफ रुआ, वाइफ ऑफ सीमस ऑफ रुआ, ये कहाँ से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21।
if I'm not wrong, ये डब्ल्यू बी ईट्स की का एक ड्रामा है। डब्ल्यू बी मॉडर्न पोएट। तो उनका एक ड्रामा है जो 19th सेंचुरी के एंड में 1892 में पब्लिश हुआ, विच वाज द काउंटलेस कैथलीन। उसके ही कैरेक्टर्स हैं ये, और ये एक वर्स ड्रामा है। तो डब्ल्यू बी ईट्स का लेसर नोन प्ले है द काउंटलेस कैथलीन। बहुत कम लोग ही शायद उस शिफ्ट में इसको सॉल्व कर पाए होंगे। तो डब्ल्यू बी ईट्स का एक वर्स ड्रामा है द काउंटलेस कैथलीन, और उसी से ये जो है वो लिया गया है। द काउंटलेस कैथलीन इज अ वर्स ड्रामा, उसका क्वेश्चन है। फिर इस पे हम लोग बात करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। एम्पेडोक्लस ऑफ एटना इज एन एग्जांपल ऑफ। एटना इटली में एक जगह है, और एम्पेडोक्लस एक फिलोसोफर हुआ करता था अपने टाइम पे। तो एम्पेडोक्लस वाज अ फिलोसोफर। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? सबसे पहले तो एम्पेडोक्लस ऑफ एटना जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड का प्ले है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, विक्टोरियन एज से भी जो क्वेश्चन आया, विक्टोरियन एज से तो पोएट्री में बहुत क्वेश्चंस आएंगे, पर ड्रामा में भी जो क्वेश्चन, जो लेसर नोन प्लेस हैं, बिकॉज विक्टोरियन एज में ड्रामा उतने अपसर्च पे नहीं था। पोएट्री, विक्टोरियन पोएट्री, विक्टोरियन नॉवेल्स वर वेरी पॉपुलर, पर फिर भी एक अलग तरीके का वर्स ड्रामा चल रहा था, ड्रामा रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो क्लॉजेट ड्रामा, या जिसको ड्रामेटिक पोयम भी कहते हैं, एम्पेडोक्लस ऑन एटना इज अ क्लॉजेट ड्रामा। ये क्लॉजेट ड्रामा है। क्लॉजेट ड्रामा क्या होता है? क्लॉजेट ड्रामा इज अ ड्रामा that has been written for narration and not with a purpose to be performed on a stage। तो उसको परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखा गया है, इसलिए ये पोएटिक ड्रामा भी आप इसको कह सकते हो। तो क्लोजेट ड्रामा वाज बेसिकली अ पोएटिक ड्रामा। तो क्लोजेट ड्रामा जो है वो आपका पोएटिक ड्रामा है, या ड्रामेटिक पोएट्री इट इज। Or Empedocles was a Greek philosopher. Etna is a city in Italy, and this is a closet drama written by Matthew Arnold in the year 1852, and it has only 2 acts। तो कुछ basic information इसके बारे में, सिर्फ 2 एक्ट का है। 1852, मैथ्यू आर्नल्ड, और ये चीज। Which of the following play by Henrik Ibsen was described as an open sewer? हेनरिक इब्सन बहुत पॉपुलर हैं, इनके प्लेस तो आते हैं। कौन से प्ले को एन ओपन सीवर कहा गया है? तो घोस्ट 1881 में आया था। डॉल्स हाउस भी इन्हीं का है, एनिमी ऑफ द पीपल भी इन्हीं का है, वाइल्ड डॉग, ये सब इनके प्लेस हैं। नाउ अरेंज द फॉलोइंग प्लेस ऑफ जीबी सॉ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जीबी सॉ के पिगमेलियन से क्वेश्चंस ये दिसंबर 2025 में भी आए थे कि पिगमेलियन कहाँ की माइथोलॉजी से रिलेटेड, तो ग्रीक माइथोलॉजी वाज एन इजी क्वेश्चन। पिगमेलियन की कहानी आपको पता होनी चाहिए। प्रोफेसर हिगिंस और वो सारे लोग जो हैं, तो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर work, Pygmalion. Pygmalion was published in the year 1912. It has 5 acts। मैन एंड सुपरमैन में सिर्फ 4 एक्ट्स हैं, जो 1903 में आया था। आर्म्स एंड द मैन 1894, इसमें 3 एक्ट हैं। टू ट्रू टू बी गुड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेज सरमन्स, 1932, कॉमेडी प्ले है। और सेंट जुआ जो है वो इट वाज रिटन इन 6 सीन्स। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। तो पिगमेलियन, पिगमेलियन के बारे में मैं कुछ बात कर रहा था, वो आगे भी चूंकि क्वेश्चंस हैं तो वी विल गो थ्रू। थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली भी अगर आप इनको देख लें, तो सबसे पहले आर्म्स एंड द मैन लिखा गया था, और सबसे आखिरी में है टू ट्रू टू बी गुड। टू गुड टू बी ट्रू नहीं, टू ट्रू टू बी गुड वाज इन 1932, और आर्म्स एंड द मैन जो है वो सबसे पहले था, विच वाज इन 1894। ये सब जीबी सॉ के हैं, जॉर्ज बर्नर्ड सॉ। बहुत पॉपुलर पॉपुलर स्टेटमेंट्स इनके कुछ अगर मैं याद कर पा रहा हूँ, कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ, ये जीबी सॉ का ही स्टेटमेंट है। बहुत मॉडर्न ड्रामा में जो सबसे पॉपुलर आदमी है वो जीबी शॉ ही है। फिर थोड़ा आगे और बढ़े। सॉरी। So arrange the following events in chronological order of their appearance related to George Bernard Shaw, Arms and the Man। तो it was first performed at Avenue Theatre। ये भी क्वेश्चन इसको टफ की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, क्योंकि आर्म्स एंड द मैन से रिलेटेड बहुत डिटेल चीजें, पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो वो उतना भी टफ नहीं है। ये मतलब ये सारे इंसिडेंट्स इससे रिलेटेड हुए हैं।
और उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले आर्म्स एंड द मैन इज अ कॉमिक प्ले सेट ड्यूरिंग सर्बो बुल्गेरियन वॉर विच लास्टेड 14 डेज फ्रॉम 14 टू 28 ऑफ नवंबर। आगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्म्स एंड द मैन से इन्हीं इंफॉर्मेशन पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, तो इन इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। आर्म्स एंड द मैन एक कॉमिक प्ले है, वो सर्बो बुल्गेरियन वॉर पे बेस्ड है, जो 14 दिन तक चला था, वो वॉर 14 डेज तक चला था। ठीक है, तो ये पहली इंफॉर्मेशन है। फिर आर्म्स एंड द मैन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट एवेन्यू थिएटर, डी ए। बी, देयर वाज अ रिलीज ऑफ ब्रिटिश फिल्म एडेप्टेशन ऑफ आर्म्स एंड द मैन डायरेक्टेड बाय सिसिल लेविस, ये इंफॉर्मेशन आ सकता है। फिर उसके बाद ई, विच इज देयर वाज अ फेमस लंदन रिवाइवल ऑफ आर्म्स एंड द मैन एट द ओल्ड विक स्टारिंग रैल्फ रिचर्डसन एंड लॉरेंस ओलिवर। And then C, a German film adaptation of Arms and the Man was released, which garnered an Academy Award nomination for the Best Foreign Language Film. Sorry. GB saw Pygmalion dramatize किस मिथ को? तो ग्रीक मिथ ऑफ ए स्कल्पचर हु फेल इन लव विथ एन आइवरी स्टैचू। तो वो उस ग्रीक मिथ को ही, अगर आपको पिग्मेलियन की कहानी पता हो तो एक जो बेसिक कहानी है, जो ग्रीक माइथोलॉजी का जो बेसिक फैक्ट है पिग्मेलियन से रिलेटेड ग्रीक माइथोलॉजी में, वो ये है, सिप्रस नाम का एक स्कल्पचर है जिसका नाम है सिप्रस। वो अपनी ही क्रिएशन पिग्मेलियन नाम की एक मूर्ति बनाता है और उस मूर्ति से वो खुद ही प्रेम में पड़ जाता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि उस स्कल्पचर का नाम था सिप्रस और वो अपनी ही एक क्रिएशन। तो ये इस तरीके से है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन, ये ऐसा भी है कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग क्रिएशन है, गॉड हमारे क्रिएटर है, तो उस तरीके, तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसको दिखाने की कोशिश। जैसे आप पिग्मेलियन जो जीबी सॉ ने लिखा उसमें भी क्या है, तो प्रोफेसर हिगिंस जो है वो क्रिएटर है, किसके क्रिएटर हैं, तो जो एलिजा डोलिटिल है जिसको लेकर के वो, अगर आपको स्टोरी पता हो, तो एलिजा डोलिटिल जो है, जो फ्लावर गर्ल है, उसको वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक डचेस की तरह, सिर्फ उसके फोनेटिक्स की वजह से, उसके द वे सी प्रोनाउंस वर्ड्स और द वे सी स्पीक्स, तो वो उसको क्रिएट ही कर रहे हैं। सो प्रोफेसर हिगिंस आल्सो बिकम द क्रिएटर एंड एलिजा डोलिटिल इज हिज क्रिएशन। तो यहाँ पे पिग्मेलियन, तो वहीं से कहानी उठा करके जेबी सॉ ने अपनी एक कहानी जो बनाई पिग्मेलियन, एलिजा डोलिटिल और प्रोफेसर हिगिंस की स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड पिग्मेलियन। I hope it is a very classical drama which was performed or in the year 1912। और पिग्मेलियन की कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, मतलब जीबी सॉ वाली नहीं, जो पिग्मेलियन जो ग्रीक मिथ है उसकी कहानी। तो सिप्रस नाम का एक स्कल्पचर है, वो अपनी ही क्रिएशन पिग्मेलियन से एक मूर्ति से प्रेम में पड़ जाता है। फिर वो गॉडेस एफ्रोडाइट नाम है ग्रीक माइथोलॉजी में, जो गॉडेस ऑफ लव है, या जो गॉडेस ऑफ, जिस जिनको आप ये कह लो कि जो गॉडेस ऑफ लव कह लो या गॉडेस ऑफ क्रिएशन एक तरीके से, या आर्ट एंड पोएट्री भी। तो वो उनसे प्रार्थना करता है कि इसमें जान आ जाए सो दैट ही कैन मैरी हर। उसकी प्रार्थना, उसके प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाता है, उसमें जान आ जाती है, वो उससे शादी कर लेता है, फिर उसके साथ रहने लगता है। समय के साथ उसमें चेंजेस आने लगते हैं, तो उसको लगता है कि जो मेरा क्रिएशन है वो वैसा नहीं रहा जैसा मैंने क्रिएट किया था। सेम थिंग अगर आप ध्यान से देखो तो गॉड को भी लगता है कि ह्यूमन बींग को जैसा मैंने क्रिएट किया था। तो ये सब जो माइथोलॉजी है, ये रिलेशन आपको समझना होगा। तो वो वैसा नहीं रहा जैसा मैंने क्रिएट किया था। तो एक दिन वो रात में उठता है और उसको ठीक करने लगता है, तो वापस से वो छेनी हथौड़ी निकाल करके ठीक करने लगता है। जाहिर सी बात है कि पिग्मेलियन, उसकी डेथ हो जाती है और वहीं एंड हो जाती है। तो उसी स्टोरी को उठा करके जीबी सॉ ने पिग्मेलियन अपना लिखा, एलिजा डोलिटिल और प्रोफेसर हिगिंस की कहानी। तो आपको इन चीजों को समझना होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन, हिज और हर क्रिएशन, इस पे बेस्ड ये स्टोरीज हैं। आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं तो आपको ये नाम याद रखने होंगे, ग्रीक माइथोलॉजी से थे। ग्रीक माइथोलॉजी में जो गॉड है वो एफ्रोडाइट है, और जो वो स्कल्पचर था उसका नाम सिप्रस था, और उस मूर्ति का नाम पिग्मेलियन था। तो इस तरीके से ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट अ प्ले बाय यूजीन ओनील? सो यूजीन ओनील ये एक अमेरिकन प्ले राइट है,
तो कौन उनके द्वारा नहीं लिखा गया है? तो द प्लाउ एंड द स्टार्स। तो बाकी सब एना क्रिस्टी, स्ट्रेंज इंटरल्यूड, ऑल गॉड्स चिल्ड्रन गॉट विंग्स, ये सारे प्लेस जो हैं वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। बाकी प्लेस जो है वो उनके द्वारा, सॉरी, द प्लो एंड द स्टार्स इज नॉट रिटन बाय यूजीन ओनील। यूजीन ओनील के जो प्लेज हैं वो देख लीजिएगा। यूजीन ओन, ये द प्लो एंड द स्टार वाज रिटन आई सीन ओ केजी, ये ध्यान रखिएगा, सीन ओ केजी। और इससे रिलेटेड मतलब बाकी जो है, एना क्रिस्टी पुलिट्जर वाइज, पुलिट्जर प्राइज विनिंग प्ले है। स्ट्रेंज इंटरल्यूड भी पुलिट्जर प्राइज विनिंग प्ले है। और ऑल गॉड्स चिलम गॉट विंग्स, इट इज अ कंट्रोवर्शियल प्ले डीलिंग विद द रेस रिलेशन। और द प्लो एंड द स्टार्स इज अ प्ले रिटन बाय, is a play not written by Eugene O'Neill. It was written by Sean O'Casey, an Irish playwright, or Eugene O'Neill, American playwright. But which of the following novels are not part of Samuel Beckett trilogy published together in London? तो कौन सा, क्योंकि सैमुअल बेकेट से रिलेटेड है तो ड्रामा में भले ही डाला गया है। तो मिलॉय, मर्फी, मेलोनडाइज, अननेमेबल, तो ऐसा नहीं है कि तीन एम से है, तो मर्फी उसमें नहीं था। मिलॉय, मेलोनडाइज और अननेमेबल, ये तीन इनके ट्रायोलॉजी का पार्ट है सैमुअल बेकेट का। मुलाय, मेलोनडाइज और द अननेमेबल, विच इज मर्फी इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रायोलॉजी। ये बहुत पहले ही पब्लिश हो गया था 1938 में। ट्रायोलॉजी जो प्रोज ट्रायोलॉजी है, ये ड्रामा नहीं है, बट फिर भी सैमुअल बेकेट का क्वेश्चन है इसलिए इसमें है। तो सैमुअल बेकेट से रिलेटेड, हालांकि ये क्वेश्चंस प्रॉपरली फिक्शन में जाना चाहिए, तो क्योंकि उनकी जो ट्रायोलॉजी थी, जो प्रोज ट्रायोलॉजी थी, उसमें मर्फी नहीं है। मर्फी बहुत पहले 1938 में ही पब्लिश हो गया था, बाकी सब 1951, 53, और तीनों का कलेक्शन एक साथ 1959 में पब्लिश हुआ था, विच इज मोलॉय, मेलोनडाइज और अननेमेबल। दीज ऑल आर द थ्री प्रोज पीसेस बाय सैमुअल बेकेट। कभी मैच करने के लिए भी दे सकता है। Now, which of the following setting of Harold Pinter play The Birthday Party is incorrect? So it was not a morning in winter, it was a morning in summer and evening of this same day or next morning। अगर आपको बर्थडे पार्टी से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन भी हो तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। So it was not a morning in winter। Which of the following text has been written by रविन्द्रनाथ टैगोर? चंडालिका नाम का एक प्ले है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है बेसिकली, which is a very interesting play, Chandalika, which is written by Rabindranath Tagore। तो उसमें इंटरेस्टिंग है, एक लड़की है जो चंडाल और वो उससे क्या बोल सकते हैं, अनटचेबल कैटेगरी से आती है। इंटरेस्टिंग प्ले है अगर आप देखें। अदरवाइज लिस्ट द मैच लिस्ट, कुछ वर्क्स हैं, राइटर्स के नाम है। तो नाला एंड दमयंती, जयदेव, द वाइजर्स ऑफ बसारा, द फ्लूट ऑफ कृष्णा, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? तो इट्स अ लव स्टोरी फ्रॉम महाभारत। नल एंड दमयंती, नाला एंड दमयंती नहीं है, नल और दमयंती की कहानी है वो। तो इसको किसने लिखा है? ये महाभारत की कहानी है, एंड इट वाज रिटन बाय वासुदेव राव। तो ए का ट्रू। नल एंड दमयंती कहाँ से कहानी ली गई है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। जयदेव किसने लिखा है? तो विच इज हरेंद्रनाथ। वाइजर्स ऑफ बसेरा और फ्लूट ऑफ कृष्णा, फ्लूट ऑफ कृष्णा जो है वो वासु, सॉरी, पी ए कृष्ण स्वामी द्वारा लिखा गया। तो बेसिक डिटेल्स इनके बारे में भी मैं इस सेशन को बस, वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। कम ही प्लेस है, देयर आर 34 क्वेश्चन। तो गिरीश कर्नाड का हयावदन और थॉमस मान का शॉर्ट नोवेल द ट्रांसपोर्ट है किस पे बेस्ड है? तो ये कथा सरित सागर से लिया गया है। चूज द करेक्ट मैच ऑफ द प्ले एंड प्ले राइट। हाल ही रविन्द्रनाथ का है टाइगर क्लॉ लखन। देखिए किस तरीके से ये जून 2025 में वापस से टाइगर क्लॉ लखनदेव मिलाने के लिए दे दिया। और अगर आप ये देखें वापस से ऊपर टाइगर क्लॉ, ये चीज ये दिसंबर 24 का क्वेश्चन था। सो दैट्स हाउ पीवाईक्यू गॉट रिपीटेड। नॉट एग्जैक्टली बट आपको पता होना चाहिए जैसे टाइगर क्लॉ किसका है। तो इसमें कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्या हाली रविन्द्रनाथ का है टाइगर क्लॉ? द फ्लूट ऑफ कृष्णा किसका है? जैसे देखिए यहाँ पे भी इसके पहले द फ्लूट ऑफ कृष्णा था।
ये this was the question in December 24 and this question is getting asked in June 25. तो दिस इज हाउ हयावदन गिरीश कर्नाटका है, डेफिनेटली है। तो ये सही मैच्ड है, नलिनी गुरुचरण दास का है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे तो टाइगर क्लॉ लखनदेव का ही है, फ्लूट ऑफ कृष्णा पीए कृष्ण स्वामी का भी है, और हयावदना गिरीश कर्नाटका। तो ए सी और ई शायद सही मैच हो रहा है। टाइप ए सी ई बोल रहे, बी सी, ए सी, बी सी एन ई, हाली रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है। Yes, B, C, and E is the right answer. Question number 34. Miller plays The Crucible was first written in verse. The American Dream is a play by Edward Albee. The American Dream is a novel by Ionesco. So in questions को, just give me a moment. We have limited time actually. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 34 और 35 दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं। दैट्स द एंड। तो ये आर्थर मिलर के प्ले से द क्रूबिकल वॉज फर्स्ट रिटन इन वर्स, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? बिल्कुल सही है। द अमेरिकन ड्रीम इज ए प्ले बाय एडवर्ड एलेबी अबाउट द एब्सर्ड सिचुएशन एंड इमीडिएट रियलिटीज। इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट? यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सी, द अमेरिकन ड्रीम इज अ नॉवेल बाय लोनेस्को अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल एज प्रोफेशनल, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? नो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, because the American Dream is also a novel by what we call the American Dream, जो है वो भी उन्हीं का है, मिलर का ही है, if I'm not wrong। पर मिलर का द प्राइस एक्सप्लोरर्स टू एक्सटेंड विच वी रेट्रोस्पेक्टिवली, ई वाला पार्ट सही है। तो ए बी एंड ई इज करेक्ट। मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में इन चीजों पर यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट आर्थर मिलर, उनका सारा सेल्समैन, डेथ ऑफ ए सेल्समैन से लेकर के आर्थर मिलर की जितनी ड्रामाज हैं वो बहुत पॉपुलर है, अमेरिकन ड्रामा, वो आपको देखनी चाहिए। मतलब उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये इसको भी मैच करना था। एबेट थिएटर, तो एबेट थिएटर से कौन लिंक है? तो डब्ल्यू बी ईट्स, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड मार्टिन एस्लिन। होप थिएटर इज अ टर्म coined by फिलिप हेंसलो, और थिएटर ऑफ साइलेंस जीन जैकवा बर्नार्ड। तो दीज आर द क्वेश्चन, ये ड्रामा से रिलेटेड पिछले 5 टर्म के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये एनालिटिकल वीडियोस जो है वो पसंद आया होगा। इफ यू वांट दिस पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे इफ यू कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। और इस तरीके से ही सारे जितने भी यूनिट्स हैं उन सारे यूनिट्स के पीवाईक्यूज जो है वो इस चैनल पे कोशिश की जाएगी कि इस एग्जाम से पहले डिस्कस कर दिए जाए, और आप खुद भी जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको सही तरीके से अप्रोच करके एग्जाम में जाए, सो दैट कि आपके जो भी मार्क्स, अगर आप बहुत 2 4 10 क्वेश्चन से छूट रहे थे, तो वो इस बार इंक्रीज हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दैट्स ऑल।